आज हम लोग अपने चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। पिछले वाले क्लास में जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा वो एक तरीके से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो आज हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि अब यहाँ से हमारा जो है ना असल क्लास शुरू होने वाला है। पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा वो तो बस एक इंट्रोडक्शन था, बेस था हमारा, जो कि चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए था, हम लोगों ने जान भी लिया। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। इस टॉपिक को ध्यान से आप समझेंगे, पढ़ेंगे ना, तो इसमें कहा यह जा रहा है कि इस टॉपिक में हम लोग एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं, ठीक है। चल देखा जाए, देखो अब ना, चूँकि अब आप एसिड और बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो जब आप इस चैप्टर के एक्टिविटी को पलट के देखेंगे, हालांकि एक्टिविटी भी हम करवाएंगे, तो एक्टिविटी को जब आप पलट के देखेंगे तो उसमें ना एसिड के बारे में दो टर्म बहुत आपको खास मिलेगा। जैसे कई बार मिलेगा कंसनट्रेटेड एसिड और कई बार मिलेगा आपको डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो इन दोनों के टर्म को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना आगे बढ़ेंगे। ये दोनों टर्म अलग से लिखने का मेरा मकसद यहाँ पे ये है कि ताकि जब आप अपने एक्टिविटी को ध्यान से पढ़ेंगे, अपने बुक की एक्टिविटी को, तो उसमें बहुत जगह पर और बहुत सारे एक्टिविटी में कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे, तब आप इसको एक्टिविटी को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पहले कंसनट्रेटेड एसिड में क्या होता है देखा जाए, दोज एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज लेस, इट इज नॉन एज कंसनट्रेटेड एसिड। यानी कि वो एसिड जिस एसिड में एसिड का मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, और वाटर का मात्रा कम हो, उस प्रकार के एसिड को हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा हमारा है डाइल्यूट एसिड। क्या है देखो इसमें, दोज एसिड इन विच द अमाउंट ऑफ एसिड इज लेस बट द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, इट इज़ नॉन एज डाइल्यूट एसिड। तो जिस एसिड में एसिड का मात्रा कम हो और उसमें पानी का मात्रा ज़्यादा हो, उस एसिड को हम लोग डाइल्यूट एसिड कहते हैं। हालांकि ये दोनों टर्म को इस तरीके से डिफाइन करके एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पे डिफाइन करके इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपकी एक्टिविटी में इस दोनों टर्म का बहुत बार इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। चलो, इस मेन हेडिंग के अंदर हमारा जो सबसे पहला वाला छोटा टॉपिक है वो है एसिड्स एंड बेसिस इन द लेबोरेटरी। देखो इस टॉपिक में कुछ ना कुछ खास है नहीं, इसमें ना हमारा दो एक्टिविटी है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें एक्टिविटी मिलेगा, कौन है, एक्टिविटी 2.1 और 2.2, है ना। ये दो एक्टिविटी है, इन दोनों एक्टिविटी को हम लोग बाद में करेंगे। अभी केवल और केवल हम लोग अपने चैप्टर के थ्योरी वाले पार्ट को करते चलते हैं। तो इस टॉपिक में हमारा दो एक्टिविटी है, ये हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है कि देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस टॉपिक। इस टॉपिक में उतना कुछ खास है नहीं, तो जानबूझ के हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने इसको छोड़ दिया। नहीं, इसमें दो एक्टिविटी है वो हम करवाएंगे आपको, उसमें हम पूरा करेंगे, लेकिन इसमें कुछ उतना खास है नहीं, तो हम लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। वी विल सी एक्टिविटीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो डोंट वरी। तो आपको चिंता यहाँ पे नहीं करना है। तो हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर जो दो एक्टिविटी है वो हम लोग अपने क्लास में देख लेंगे। खैर इसमें उतना कुछ खास नहीं है, इसको हम लोग अभी फिलहाल स्किप कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक देखिए, आप यहाँ से हमारा मेन शुरू होता है, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल्स। यहीं से हमारा मेन क्लास शुरू होता है। देखिए इसमें कहा यह जा रहा है कि हमारा एसिड और बेस मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, यानी कि क्या क्या वहाँ पे हमारा ऑब्जर्वेशन हो सकता है एसिड और बेस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तब। यहाँ से देखा जाए, ध्यान से समझिएगा, यहीं से हमारा आज का क्लास मेन शुरू होता है। इसमें कहा जा रहा है सबसे पहला, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, यानी कि जब हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा कुछ इस प्रकार का बन के तैयार होगा। देखो एसिड को आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट आएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे H2SO4 हमारा एसिड है, ठीक है। Zn हमारा एक मेटल है। देखिए इसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। तो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमारा H2SO4 एसिड है और Zn हमारा यहाँ पे मेटल है। इन दोनों को आपस में हम रिएक्ट करवा रहे हैं तो हमारे पास बन रहा है ZnSO4 जो कि एक सॉल्ट है आगे, और H2 हमारा एक हाइड्रोजन गैस है। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होना चाहिए कि सर आपने H2SO को देख कर एसिड कैसे बता दिया, ZnSO4 को आपने सॉल्ट कैसे बता दिया। चलो यहाँ पे आप पेंसिल को उठाइए
और कहीं बगल में लिखिए। इसको पता करने का ना तरीका होता है। हालांकि हमारे इसी क्लास में हम लोगों को आगे पढ़ना है कि एसिड को कैसे पहचानेंगे, बेस को कैसे पहचानेंगे, सॉल्ट को कैसे पहचानेंगे, ये हमारा तरीका है आगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे आ गया तो आप इसको पहले ही जान लीजिए। देखिए, किसी भी प्रकार के कंपाउंड में यदि आपको H दिख जाए, H मतलब कि हाइड्रोजन दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा एसिड है। ठीक है, मतलब कि ये हमारा कंपाउंड है H2SO4। यदि किसी कंपाउंड में आपको H दिख जाए यानी कि हाइड्रोजन दिख जाए, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा एसिड है। ठीक है, और यदि किसी कंपाउंड के लास्ट में OH दिख जाए, O और H, तो समझ जाइएगा कि वो हमारा बेस है। ठीक है, मतलब कि किसी कंपाउंड में यदि आपको H दिख गया तो समझ जाइए कि वो हमारा एसिड है, और किसी कंपाउंड के लास्ट में यदि आपको OH दिख जा रहा है तो समझ जाइए कि वो हमारा बेस है। और इन दोनों के अलावा जो कुछ उटपटांग ऐसा कुछ नया दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो हमारा सॉल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा देखिए, इसमें हमारा H है तो ये हमारा एसिड हो गया। ये हमारा ZnSO4 है, तो क्या SO4 में OH है? नहीं है, और इसमें H भी नहीं है। इट मीन्स ना ही ये हमारा एसिड है, ना ही ये हमारा बेस है, तो फिर ये हमारा है क्या? सॉल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, क्या ये सॉल्ट खाने वाला सॉल्ट है जो हम लोग खाते हैं घर में? नहीं, ये हमारा केमिकल सॉल्ट है। इसका हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसका हम लोग केमिस्ट्री की दुनिया में रिएक्शन करवाने के लिए करते हैं। ठीक है, हालांकि खाने वाला भी नमक हमारा एग्जाम्पल में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल ये हमारा खाने वाला नमक नहीं है। कोई डाउट इसमें? तो जब हमारा एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब मेटल एसिड और बेस को कैसे पहचानेंगे मालूम चल गया। किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन दिख जाए तो वो एसिड होगा, और किसी कंपाउंड के लास्ट में जब आपको OH दिख जाए समझ जाइएगा कि वो हमारा बेस है। और इन दोनों के अलावा कुछ उटपटांग जैसा कुछ नया दिख जाए, समझ जाइएगा कि वो हमारा सॉल्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने मेटल का देखा एसिड के साथ, अब नॉन मेटल का देख लेते हैं एसिड के साथ। हाँ, द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ अ बेस, मेटल का बेस के साथ, यानी कि ऊपर में आपने मेटल का एसिड के साथ देखा, अब मेटल का बेस के साथ रिएक्शन देख लीजिए। द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विथ अ बेस कैन बी समराइज्ड एज बेस प्लस मेटल रिएक्ट करेगा तो बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? कॉमन ये दिख रहा है कि चाहे हमारा मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर हमारा मेटल बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, बनाएगा हमेशा सेम चीज़। क्या क्या? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जांपल देख लीजिए, NaOH हमारा यहाँ पे बेस है और Zn हमारा मेटल है, तो मेटल और बेस हम लोग आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे बन रहा है Na2ZnO2। क्या ये हमारा एसिड है, बेस है या सॉल्ट है? बताइए। ये बिल्कुल हमारा एक सॉल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ना ही H है ना ही लास्ट में OH है, तो ये हमारा क्या हो गया? फिर सॉल्ट हुआ, और लास्ट में हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ ना एक एक्सेप्शन है, इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। क्या? इसीलिए लास्ट में हमने लिख भी दिया है कि हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। लेकिन इस प्रकार का रिएक्शन हर एक मेटल के साथ पॉसिबल नहीं होता, याद रखिएगा। लेकिन हाँ, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए कि 95% मेटल हमारा इसी प्रकार से रिएक्ट करता है एसिड और बेस के साथ। लेकिन वो जो हमारा 5% मेटल बच गया, वो कभी बेस के साथ रिएक्ट करता है, कभी नहीं करता है, कभी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, कभी नहीं करता है। इसीलिए लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना कि हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल्स। हालांकि एसिड हमारा मेटल के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हमारा आप इसको ऐसे समझो, मेटल हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करे या फिर मेटल हमारा बेस के साथ रिएक्ट करे, हमेशा बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही। ठीक है, लेकिन कुछ हमारे पास मेटल ऐसे हैं जो कि बेस और एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन हाँ, 95% 96% हमारे मेटल रिएक्ट करते हैं। कोई डाउट अब इसमें? तो पहला वाला टॉपिक में क्या कहा गया था? पहले वाला टॉपिक में ये कहा गया था कि हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ मेटल्स। तो एसिड और बेस हमारा जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा मालूम चल गया। इसी को बस हम लोगों को यहाँ पे लिख देना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पे, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। अब यहाँ पे हमारा एक नया टॉपिक है, यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, क्या होगा हमारा, कैसा रिएक्शन होगा। चलिए देखा जाए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं मेटल कार्बोनेट के लिए। द रिएक्शन ऑफ अ मेटल कार्बोनेट
एंड अ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, यानी कि हमारा चाहे मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये दोनों जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो मेटल कार्बोनेट या फिर आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। यानी कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हमारा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो तीन चीज़ बनाएगा इसमें, पहला सॉल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे देखा जाए आपके बुक का एग्जांपल है सेम टू सेम Na2CO3, ये हमारा मेटल कार्बोनेट। अच्छा, ये मेटल कार्बोनेट क्यों है बताइए, Na2CO3 कार्बोनेट क्यों है, क्योंकि लास्ट में लगा हुआ है CO3 और CO3 फार्मूला किसका होता है, कार्बोनेट का होता है, इसीलिए इसका नाम है मेटल कार्बोनेट। तो मेटल कार्बोनेट को हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ, एसिड के साथ। बताइए HCl को हम एसिड क्यों कहेंगे, क्योंकि H इसमें शामिल है, तो ये हमारा एसिड हो गया। तो मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा NaCl, यानी कि सॉल्ट बनेगा, पहली बात। दूसरा बात CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का मतलब वाटर बनेगा। तो ये तीन चीज़ हमारा तब बनेगा जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। और अच्छा, NaCl हमारा सॉल्ट क्यों है बताइए, क्योंकि इसमें H भी नहीं है, H नहीं है तो हाइड्रोजन नहीं, सॉरी H नहीं है तो एसिड नहीं है, OH नहीं तो ये बेस भी नहीं है, तो बचा क्या फिर हमारा सॉल्ट, तो ये हमारा सॉल्ट है। आगे बढ़िए, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे आ जाइए। अच्छा, ये थोड़ा सा ये कैसे हो गया इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, समझने का तो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास है, नहीं नहीं सही है, बिल्कुल सही है, ये हमारा ऊपर वाला हो गया मेटल कार्बोनेट का एग्जाम्पल, ठीक है। नीचे हमारा NaHCO3, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, इसके लिए हमने नीचे में लिखा है यहाँ पे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्यों बताइए, इसका नाम NaHCO3 का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्यों हुआ, हाँ क्योंकि लास्ट में HCO लगा हुआ है, मतलब कि HCO3 हमारा किसका फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का होता है, ठीक है। ये हमने आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया था। तो HCO3 है, इसका मतलब कि हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट है। तो जब हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा यानी कि HCl के साथ, तो इस केस में भी वो NaCl ही बनाएगा, CO2 ही बनाएगा और वाटर ही बनाएगा। तो इस रिएक्शन से हमको ये मालूम चल गया कि हमारा एसिड के साथ चाहे मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करे, हमेशा तीन चीज़ ही बनेगा। क्या क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दोनों में हमारा सेम चीज़ बनता है, कोई डाउट इसमें, बस टर्म अलग अलग था। पहले वाले में मेटल कार्बोनेट, इसमें हमारा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों के दोनों एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा एक ही चीज़ बनेगा। कोई दिक्कत अब इसमें, चलो तो ये वाला भी टॉपिक हमारा कंप्लीट समझा जाए। तो यदि आप कोई पूछ दे आपसे कि बताओ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, पहला सॉल्ट, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा वाटर बनाएगा, दोनों केस में, ठीक है। आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विथ ईच अदर। देखो अब यहाँ पे एसिड और बेस दोनों आपस में ही रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों का रिएक्शन अब हमारा आपस में ही होने वाला है। देखा जाए क्या होगा, यानी कि एसिड और बेस दोनों आपस में ही अब टकराने वाले हैं, रिएक्ट होने वाले हैं। क्या होगा देखो, द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस कैन बी समराइज्ड एज, एसिड प्लस बेस बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर। यानी कि जब एसिड और बेस दोनों आपस में टकराएंगे, रिएक्ट करेंगे, तो दो ही चीज़ हमारा बनेगा, पहला सॉल्ट और वाटर। एग्जांपल देख लीजिए, NaOH हमारा बेस है, HCl हमारा एसिड है, तो जब दोनों आपस में टकराएगा तो हमारा NaCl और H2O बनेगा। NaCl यहाँ पे हमारा सॉल्ट है और H2O हमारा वाटर है, ठीक है। अब एक बात और यहाँ पे खास जान लीजिए आप, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा तो पहली बात तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, और इस रिएक्शन को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड अ वाटर इज नॉन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। आगे, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा। लेकिन इसमें ना एक बात बहुत ही रोमांच वाला बात है, समझिएगा ध्यान से, समझने वाली बात है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब है कि एसिड और बेस का रिएक्ट होना, और इसमें ना दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। यानी कि एसिड बेस के प्रभाव को ख़त्म करेगा और बेस एसिड के प्रभाव को ख़त्म कर देता है,
और यहाँ पे हमारा जो ये नमक बनता है ना NaCl, ये वो नमक है जो हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए, NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। चलो बताइए अब, तो जो आप घर का नमक खाते हैं क्या उसमें एसिड का मात्रा होता है? नहीं होता, उसमें बिल्कुल नहीं होता। और उसमें बेस का भी मात्रा नहीं होता, यानी कि हम लोग जो अपने घरों में नमक खाते हैं वो हमारा बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है हमारा सॉल्ट और वाटर है। और ये जो सॉल्ट है ना, इस सॉल्ट में ना ही आपको एसिड का मात्रा देखने को मिलेगा ना ही बेस के मात्रा को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और इसीलिए हम लोग इसको न्यूट्रल सॉल्ट भी कहते हैं और इसको हम लोग कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, जिसको कि हम लोग अपने घरों में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास एक टॉपिक आएगा अगले आगे चैप्टर में आएगा सॉल्ट, उसमें हम लोग इसके बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, इसी रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है, और जो हमारा रिजल्ट बनता है सॉल्ट, वो बिल्कुल एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है, इसीलिए इसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हालांकि इस सॉल्ट के बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे, और यही वो नमक है जिसको हम लोग अपने घरों में भी खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। इस टॉपिक में क्या खास बात है थोड़ा देख लिया जाए। इसमें कहा जा रहा है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। देखिए सबसे पहले ना, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इस वाले पॉइंट को आप ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें लास्ट वाले पॉइंट में कहा गया है मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्यों ये बात हम बता रहे हैं आपको, पहले समझिए ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है ना वो बेसिक नेचर का होता है, यानी कि वो बेसिकली एक बेस ही होता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में है क्या, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विथ एसिड। तो जब मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है, यानी कि वो बेस ही होता है एक तरीके से, तो बताइए यहाँ पे आप एक्चुअली में रिएक्शन किसके बीच में करवाने जा रहे हैं? बेस और एसिड के बीच में। देखो यहाँ पे बस टर्म का खेल है। टर्म यहाँ पे क्या कह दिया कि आप यहाँ पे मेटेलिक ऑक्साइड को रिएक्ट करवाने जा रहे हैं एसिड के साथ, लेकिन एक्चुअली में आप एसिड को ही बेस के साथ रिएक्ट करवाने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है। तो अब जरा बताइए, जब मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का है यानी कि बेस है, और आप उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, यानी कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, देखते हैं क्या होता है आगे। द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड बोलो या मेटेलिक ऑक्साइड बोलो, बात से हमें। द रिएक्शन ऑफ अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड बनेगा हमारा सॉल्ट और वाटर। देखो ऊपर वाले रिएक्शन में क्या कहा गया था, एसिड और बेस को आप रिएक्ट करवाओगे तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। तो इसमें भी तो हमारा वही चीज़ होगा। मेटेलिक ऑक्साइड हमारा होता है बेस नेचर का, और एसिड तो हमारा यहाँ पे है ही। तो जब यहाँ पे भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है देख लो, मेटल ऑक्साइड के तौर पे CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमारे पास है। तो कॉपर ऑक्साइड हमारा हो गया मेटेलिक ऑक्साइड, जो कि किस नेचर का होगा? बेस नेचर का होगा। और HCl तो हमारा एसिड है ही। तो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही हमारा बनेगा। बस यहाँ पे हमारा टर्म का सारा खेल है। मेटेलिक ऑक्साइड बोल दिया, इसका मतलब आपको घबराना नहीं है, मतलब ये बात कर रहा है किसका? बेस का बात कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो वही हमारा यहाँ पे था। तो जब ये हमारा आपस में रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा हो गया बेस और ये हमारा हो गया एसिड, जब रिएक्ट करेगा तो हमारा CuCl2 जो कि हमारा एक सॉल्ट है और H2O बनेगा, यानी कि वाटर है हमारा। चलिए अगला वाला भी समझिए ध्यान से, अगला वाला भी सेम ही है हमारा। इस वाले को भी पढ़ने से पहले आप क्या देख लो, नीचे सबसे पहले पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट को क्या कहा गया है? नॉट मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। नॉट मेटेलिक ऑक्साइड जो है हमारा वो नेचर में एसिड होता है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया देखो, रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस, यानी कि बेस के साथ आप रिएक्ट करवाने जा रहे हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को। और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? एसिड। तो यहाँ पे भी आप एसिड और बेस को ही रिएक्ट करवाने जा रहे हैं। तो बताइए जब यहाँ पे भी एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? और वाटर ही बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे है, द रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटल ऑक्साइड एंड अ बेस कैन बी समराइज्ड एज नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस बनेगा हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देख लीजिए, CaOH2। बताइए इसके लास्ट में OH लग गया तो क्या होगा? ये हमारा बेस होगा। ठीक है, और हमारा यहाँ पे लास्ट में CO2 है, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड है, और नॉन मेटल ऑक्साइड हमारा किस नेचर का होगा? एसिड का होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर कार्बन डाइऑक्साइड एसिड नेचर का थोड़ी होता है।
होता नहीं है, लेकिन हाँ मान लीजिए कि यहाँ पे वो हमारा एसिड नेचर का, एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि हमारा क्या यहाँ पे बात किया गया है, नॉन मेटल ऑक्साइड बात किया गया है। तो यहाँ पे हमारा CaOH2 बेस है और CO2 हमारा यहाँ पे एसिड है, दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो CaCO3 यानी कि सॉल्ट है ये हमारा, और H2O यानी कि वाटर है ये हमारा, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 3 रिएक्शन एक ही बात आपको बताना चाह रहा है। ये वाला भी जहाँ पे हमारा एसिड और बेस रिएक्ट कर रहा था, ये वाला भी जहाँ पे हमारा मेटेलिक ऑक्साइड एसिड का साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे जहाँ पे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस का साथ रिएक्ट कर रहा था, तीनों में हमारा कॉमन क्या नज़र आया आपको? कॉमन ये नज़र आया कि तीनों में एसिड और बेस ही रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर ही बन रहा है। ठीक है, बस सारा खेल किसका है? वर्ल्ड का सारा खेल है। इसको आप समझ जाएंगे तो आराम से आप लिख देंगे। जैसे एग्जाम में आएगा कि मेटेलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो बताओ क्या बनेगा। यदि आपको याद है कि मेटेलिक ऑक्साइड हमारा बेसिक नेचर का होता है तो आप क्या याद रख लोगे कि अच्छा बेसिकली हमको यहाँ पे बेस और एसिड को रिएक्ट करवाना है तो बनेगा सॉल्ट और वाटर। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है हमारा बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक नया टॉपिक, व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।